हेलो एवरीवन। आज हम रोटेशनल मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे। रोटेशन क्या होता है, हमको समझ में आता है कि कोई चीज़ रोटेट कर रही होती है और कोई चीज़ रोटेट क्यों करती है ये भी हमें पता है। कोई फोर्स लगता है, कोई टॉर्क लगता है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्यों रोटेट कर रही है तो उसका रीज़न होगा, तो उसको हम रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़ेंगे। और रोटेट कर रही है तो क्या होता रहता है, तो वो हम रोटेशनल काइनेमेटिक्स में हम पढ़ेंगे। तो जैसे एक डिपेंड करता है, जैसे लाइक ये एक रॉड है। रॉड पे मैंने कहा कि लेट से मैंने इसके सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाया, तो ये क्या होगी, ये प्योर ट्रांसलेट होगी, इसका कोई रोटेशन नहीं होगा। लेकिन यही फोर्स अगर मैंने कहा कि मैंने यहाँ पर सेंटर ऑफ मास पे न लगा के कहीं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बदल दिया है, तो सेंटर ऑफ मास पे ना लग के ये फोर्स लग गया हमारे पास किसी और पॉइंट पे, तो ये क्या करेगी, बॉडी रोटेट भी करेगी और थोड़ा सा ट्रांसलेट भी करेगी, थोड़ा आगे भी जाएगी और थोड़ा इसके एक्सिस के अबाउट रोटेट भी करेगी। और अगर मैं कहूँ कि अगर ये बॉडी को मैंने यहाँ से हिंज कर दिया है और फिर मैंने कहा कि यहाँ पे फोर्स लगाया मैंने, तो ये क्या करेगी, प्योर रोटेशनल मोशन करेगी। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। किस तरह के मोशन होते हैं, 3 तरह के मोशन होते हैं। प्योर रोटेशन होता है, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन होता है और रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन, 3 तरह के मोशन होते हैं। तो अगर हम कहेंगे कि जैसे एक बॉडी जा रही है, जैसे हमने इस पर फोर्स लगाया, ये ब्लॉक है, फोर्स लगाया, तो ये क्या करेगा, ये सीधा सीधा जाएगा, तो इसका मोशन कैसा होगा, ट्रांसलेशनल, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन होगा। और अगर हम बात करें कि एक सीलिंग फैन है और फैन को हम स्टार्ट करते हैं, तो वो उसका मोशन क्या होता है, प्योर रोटेशनल मोशन होता है। और अगर मैं कहूँ एक गाड़ी चल रही है और उसका टायर है, तो उसके पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे भी जा रहे हैं, ट्रांसलेट भी हो रहे हैं, और उसका एक्सिस के अबाउट वो रोटेट भी हो रहे हैं। तो प्योर ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशन का ये कंबाइंड है, तो ये किसको बोलेंगे, कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अब यहाँ हम स्टार्ट करते हैं रिजिड बॉडी से। रिजिड बॉडी क्या होता है, रिजिड बॉडी जैसे कोई भी बॉडी है, उसको हम रिजिड कब कहेंगे, जब उनके कोई भी दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस व्हेन द बॉडीज in which distance between any two particles, कोई भी दो any two particles is always constant। अगर उनके बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, उनके कोई भी दो पार्टिकल्स, और हर एक कोई भी दो पार्टिकल्स, इनके बीच की डिस्टेंस, ये पार्टिकल P है, ये पार्टिकल Q है, इन दोनों बीच की डिस्टेंस अगर कांस्टेंट रहेगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या है, उसका शेप और साइज, इट हैज डेफिनेट शेप, इट हैज फिक्स्ड शेप एंड साइज। लाइक जैसे जैसे हम देखते हैं कि लाइक एक स्टोन हो गया, ओके, स्टोन को हम फेंक रहे हैं, डिस्टेंस किस तरह से इनके दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। पेन हो गया हमारे पास, और बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, लाइक वुड हो गया हमारे पास। वुड भी कैसी, वो हार्ड वुड, ठीक है ना, तो लकड़ी ऐसी नहीं ली कि उसको हमने मोड़ दिया, इस तरह की लकड़ी नहीं। तो जैसे हमारी बॉडी होगी, वो कैसी होगी, जैसे ये मेरी बॉडी है, तो मैं ये हाथ है, ये मैं इसकी इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस चेंज कर सकता हूँ। तो ये मेरी बॉडी क्या होगी, हमारी बॉडी क्या होगी, रिजिड बॉडी नहीं होगी। तो रिजिड बॉडी में क्या होगा, कोई भी दो पार्टिकल्स है, उनके बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। P है, Q है, ये पॉइंट R है, तो Q और R के बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, P और Q के बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, और P और R के बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। तो इन बॉडीज को हम बोलते हैं रिजिड बॉडीज। तो इसको नोट करेंगे। लाइक हमारी बॉडी होगी, वो रिजिड नहीं है। स्प्रिंग की बात करेंगे, स्प्रिंग जैसे ये स्प्रिंग है,
और यहाँ पर एक ब्लॉक बांध रखा है, तो स्प्रिंग ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसके दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस चेंज हो रही है, तो इसको हम रिजिड बॉडी नहीं लेंगे, इट इज़ नॉट अ रिजिड बॉडी। वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स, जैसे रबर हो गया, रबर हमारा रिजिड बॉडी नहीं रहेगा। थ्रेड होगी, थ्रेड को भी हम इस तरह से उनके दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं, तो उसको हम रिजिड बॉडी नहीं कहेंगे। तो रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी हुई जिनके कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में, एनी टू पॉइंट्स, each pair of 2 points will have the fixed distance, constant distance in between them, उसको हम बोलेंगे रिजिड बॉडी। इसका मतलब अगर उसका मोशन हो रहा है या वो मोशन में नहीं है, फिर भी उनके दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। लाइक तो अगर हम ऐसे एग्जांपल ले, लाइक ये पॉइंट P है, ये पॉइंट A है, लेट से ये पॉइंट B है। मान लेते हैं कि अगर इसकी इस पॉइंट की वेलोसिटी VA है और यहाँ से इसके दोनों से जो लाइन जॉइनिंग है उससे अगर मैंने कहा θ1 बना रही है, और इस पार्टिकल की वेलोसिटी VB है और ये लाइन जॉइनिंग बिटवीन देम यहाँ से θ2 बना रही है, तो अगर मैं कहूँगा कि ये इसके दो कंपोनेंट हुए, एक ये वाला कंपोनेंट इसके अलोंग वाला, तो VA cos θ1 और एक VA sin θ1। सिमिलरली ये VB का कंपोनेंट VB cos θ2 और ये VB sin θ2। तो अगर मैं कहूँगा ये इस तरफ, ये पॉइंट B की तरफ किस तरह से जा रहा है, VA cos θ1 से जा रहा है, और ये दूर कितना जा रहा है, B पॉइंट A से कितना दूर कैसे जा रहा है, VB cos θ2 से, और इनके बीच की डिस्टेंस अगर सेम रखनी है तो मैं कहूँगा ये चीज़ और ये चीज़ बराबर होंगे, क्योंकि इनके बीच अगर ये ज़्यादा हो गया तो ये आगे चला जाएगा, और ये ज़्यादा होती है इसके पास में चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर फिक्स्ड सेपरेशन, फॉर इट टू बी रिजिड बॉडी, फॉर दिस बॉडी टू बी रिजिड, तो मैं कहूँगा अगर इन दोनों पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस फॉर एग्जांपल ये है, तो ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा, इसका 0 होगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच बिटवीन पॉइंट A एंड B शुड बी 0। मतलब कि ये पार्टिकल यहाँ से इसको अप्रोच कर रहा है VA cos θ1 से, और ये इसको सेपरेट कर रहा है VB cos θ2 से। इसका मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए, इन दोनों की वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए। तो VA cos θ1 शुड बी इक्वल टू VB cos θ2। इससे क्या होगा, इन दोनों, ये दोनों सेम वेलोसिटी से जाएंगे, इसका मतलब क्या है कि इनके बीच की फिक्स्ड डिस्टेंस क्या रहेगी, फिक्स्ड डिस्टेंस रहेगी। तो ये नोट करेंगे। तो इस तरह से हम रिजिड बॉडी को हम डिफाइन करते हैं। उसका डेफिनेट शेप होगा, उसकी डेफिनेट साइज होगी, और उनके दोनों कोई भी दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस उसकी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इसको नोट करेंगे। तो केवल इसकी दो, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी की वजह से इसके पास ये वेलोसिटी रही, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, इसके पास वेलोसिटी VA sin θ1 रही, और ये VB sin θ2। इसकी वजह से क्या करेगा, ये रोटेट करेगा, तो ये बॉडी रोटेट करेगी, और क्योंकि इसकी वजह से ओमेगा आएगा, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी आएगी, हमने कैलकुलेट करना सीखा है ओमेगा। तो B का A के रेस्पेक्ट में कितना ओमेगा होगा, या A का B के रेस्पेक्ट में कितना ओमेगा होगा, वो बराबर ही होगा। तो वेलोसिटी ओमेगा ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B या ओमेगा ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A, सर्कुलर मोशन में हमने सीखा था। तो इसका रिलेटिव जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है V परपेंडिकुलर, वो रिलेटिव वाला डिवाइड बाई उनके बीच की डिस्टेंस R है, अगर उनके बीच की डिस्टेंस R आ जाएगा तो हमारे पास ये रिलेटिव कंपोनेंट, रिलेटिव कितना मोशन होगा, VA sin θ1 प्लस VB sin θ2, हमारे पास कितना आ जाएगा, VA sin, ये सारी चीज़ें हम सर्कुलर मोशन में कर चुके हैं, VB sin θ2 डिवाइड बाय उनके बीच की डिस्टेंस R। तो ये ओमेगा होगा, ओमेगा ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B या ओमेगा ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, या फिर इसको हमने ओमेगा बोल दिया। तो इस तरह से हमने सर्कुलर मोशन में किया था। नोट करेंगे इसको।
टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी हमने कहा कि अभी हम सारी बॉडीज को हम रिजिड बॉडी कंसिडर करके रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ेंगे। तो रिजिड बॉडी के 3 टाइप के मोशन होते हैं। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन जो हम पढ़ चुके काइनेमेटिक्स में, प्योर ट्रांसलेशन मोशन हमने कंसिडर किया था। प्योर रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन के जितने वेरिएबल्स है सर्कुलर मोशन जैसी इक्वेशंस बन रही थी वो सारी की सारी यहाँ पर बनेगी प्योर रोटेशनल मोशन। और तीसरा है कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशन। जैसे गाड़ी का टायर है, व्हील है, तो उसके सारे पार्टिकल्स इसके एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रहे हैं और आगे भी जा रहे हैं, ट्रांसलेट भी हो रहे हैं। तो कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशनल। तो पहला वाला हमारा है प्योर ट्रांसलेशन मोशन। प्योर ट्रांसलेशन मोशन में क्या है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन प्योर ट्रांसलेशन मोशन if the displacement of each particle is same during any time interval howsoever small and or large। उसके कोई भी छोटा सा टाइम इंटरवल है या बहुत बड़ा टाइम इंटरवल है, उसमें हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट, मतलब जैसे एक ओरिजिन ले लिया रेफरेंस पॉइंट, उसके अबाउट उसके हर पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सेम होगा। इन दिस मोशन ईच पार्टिकल हैव सेम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट। कोई भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसका एक्सेलरेशन, वेलोसिटी या फिर डिस्प्लेसमेंट, हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन सेम होगा, हर पार्टिकल का वेलोसिटी सेम होगा। तो ये हम चीजें पढ़ चुके हैं, तो इसको नोट करेंगे। जैसे एक बॉक्स है, लेट्स से ये बॉक्स का ये साइड 4 सेंटीमीटर है या 4 मीटर व्हाटएवर, इसको हमने आगे पुश किया, लेट्स से हमने कहा इसको 10 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर, इसको आगे पुश किया, तो ये चीज़ रिजिड बॉडी की वजह से ये 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। ये पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर पहुँचा, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसका डिस्प्लेसमेंट इतना है, कितना होगा हमारे पास, ये 4 है, ये 10 है। इस पार्टिकल की बात करें तो ये 14 हो गया। ये जो पार्टिकल है क्यू पार्टिकल, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, हमने कहा इसका डिस्प्लेसमेंट ये 10 और ये 4, तो कितना, इसका 14 सेंटीमीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। कोई भी पार्टिकल है, जैसे ये पार्टिकल लिया हमने, ये यहाँ से यहाँ तक, तो इसका भी ये कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ये 14 सेंटीमीटर, तो इसका 14 सेंटीमीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये पार्टिकल ये जो बॉडी थी, ये जो बॉक्स था, ये किस तरह रिजिड बॉडी थी, और इसकी वजह से इसके डायमेंशंस चेंज नहीं हुए, प्लस इसके हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम रहेगी, हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो हर पार्टिकल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर सेंटर ऑफ मास की बात करें तो वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल के बराबर होगा। कोई भी पार्टिकल का अगर सेंटर ऑफ मास के डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास के डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। सिमिलरली जैसे ये सेंटर ऑफ मास है, उसका भी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ, 14 सेंटीमीटर हुआ। वैसे ही अगर मैं कहूँ वेलोसिटी, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, वो वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट के बराबर होगा। एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट, एनी पार्टिकल, इसके इस बॉडी के जितने पार्टिकल हैं उनके सारे की वेलोसिटी सेम होगी, और वो किसके बराबर होगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बराबर। एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, वो एक्सेलरेशन ऑफ एनी पार्टिकल और ईच पार्टिकल, तो ये एक्सेलरेशन। तो अगर मैं कहूँ तो वो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, काइनेमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, अगर इफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम वो सारी इक्वेशन लगा सकते हैं। v इजिकल टू u प्लस ए टी, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस, एस एन माइनस वन इजिकल टू यू प्लस हाफ ए इंटू 2n माइनस वन। ये सारी इक्वेशन हम लगा सकते हैं अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। ये सारी चीज़ें हम काइनेमेटिक्स में हम पढ़ चुके हैं, किस तरह का मोशन है, ये हम सारी चीज़ें कर चुके हैं। तो ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है, तो नोट करेंगे सारी चीज़।
ट्रांसलेशन के बाद में प्योर रोटेशनल मोशन। प्योर रोटेशनल मोशन में क्या होता है, द बॉडी इज सेड टू बी इन प्योर रोटेशनल मोशन इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ईच पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन और अ पॉइंट। तो परपेंडिकुलर ईच पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक फिक्स्ड लाइन से या फिर फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट रहेगी एंड डू नॉट मूव पैरेलल टू द लाइन। मतलब उस लाइन के पैरेलल वो पार्टिकल्स मूव नहीं करने चाहिए। जैसे एक स्फीयर है, तो स्फीयर अगर मैं कहूँगा स्फीयर घूम रहा है तो उस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, उस पॉइंट को, उस एक्सिस को हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जो सेंटर है, जैसे अर्थ घूम रही है, अर्थ अपने फिक्स रोटेट कर रही है, लेकिन अर्थ ट्रांसलेट भी कर रही है, तो वो प्योर रोटेशन नहीं होगा। सीलिंग फैन की बात करते हैं तो सीलिंग फैन है, वो घूम रहा है, तो उसका ईच पार्टिकल उस एक्सिस से पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है और उसकी डिस्टेंस क्या है, फिक्स्ड है, तो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। तो उस एक्सिस को हम, उस लाइन को क्या बोलेंगे, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जो सेंटर था उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ रोटेशन। और वो पार्टिकल्स, वो जो ब्लेड है, जो वो फैन की ब्लेड है, वो उस एक्सिस के पैरेलल कहीं भी नहीं जा रही है, तो सीधा उसके परपेंडिकुलर, उस एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन में मूव कर रही है। द लाइन is called axis of rotation and the point is called center of rotation. In this motion all the particles have same angular displacement। उसका angular displacement सब particles का same होगा। मान लेते हैं कि अगर मैंने कहा कि 5 डिग्री से थोड़ा सा पार्टिकल घूमा, एक पार्टिकल, तो दूसरा भी 5 डिग्री से घूमेगा। हर कोई पार्टिकल 5 डिग्री से ही घूमेगा। हर एक का एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा और हर एक का एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम होगा एट एन इंस्टेंट। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर मैं किसी पार्टिकल की बात करूंगा, बहुत सारे पार्टिकल्स है, प्योर रोटेशन में बॉडी है, तो उसके हर पॉइंट का जो ओमेगा होगा उस इंस्टेंट पे, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे सेम रहेगा। जैसे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में किसी का 2 रेडियन पर सेकंड है एक पार्टिकल का, तो दूसरे पार्टिकल का भी 2 रेडियन पर सेकंड ही एंगुलर वेलोसिटी रहेगी। और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन किसी पर्टिकुलर पार्टिकल का अगर मैंने कहा 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है, तो उसका दूसरे का भी पार्टिकल का 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर ही उसका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा एट दैट इंस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल रोटेटिंग सीलिंग फैन, एक रोटेट कर रहा है सीलिंग फैन, आर्म्स ऑफ अ क्लॉक, तो जो क्लॉक है उसकी घड़ी जो घूम रही है। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए। तो ये सारी चीजें प्योर रोटेशनल मोशन किसमें आता है, सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में हमने जो पढ़ा है वो सारा का सारा यहाँ पर हम सारी की सारी वही इक्वेशंस लगाएंगे, सारे के सारे उसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो प्योर सर्कुलर मोशन और प्योर अपने क्या कहते हैं रोटेशनल मोशन एग्जैक्टली सेम ही है। सारे वो एंगुलर एक्सेलरेशन के फॉर्मूले और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले जो रिलेट करके बन रहे थे वो सारी चीज़ यहाँ पर लगेगी। तो ये नोट करेंगे। तो जैसे ये पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, स्फीयर है, तो ये स्फीयर, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, मतलब इस तरह से घूमेगा। ये एक्सिस हो गया हमारे पास। अगर मैं दूसरी बात करूँ, अगर ये लेते हैं कि सर्कुलर डिस्क है, तो अगर एक्सिस इसको बोलूँ, एक्सिस ये वाली एक्सिस है, इससे बाहर निकले प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये पार्टिकल किस तरह से घूमेंगे, इस तरह से घूमेंगे, इस बोर्ड के प्लेन में घूमेंगे। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन ऑफ द पार्टिकल्स। जो प्लेन ऑफ रोटेशन है, ये पार्टिकल्स किस प्लेन में घूम रहे हैं, लेट्स से ये पार्टिकल्स इस प्लेन में घूम रहे हैं, इस तरह से घूम रहे हैं। इसका मतलब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी होगी, ये वाली होगी। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, इसका मतलब पार्टिकल किस प्लेन में घूम रहे हैं, पार्टिकल इस प्लेन में घूम रहे हैं, ये अंदर जा रहा है फिर बाहर आ रहा है, इस तरह से घूम रहा है ये पार्टिकल। तो इस तरह से एक्सिस ऑफ रोटेशन इज हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रोटेशन, उसको हम बोलेंगे प्योर रोटेशनल मोशन बोलेंगे। इसमें कौन कौन से वेरिएबल्स हम कर पाएंगे यूज, तो हमारे पास हमें पता है सारी चीजें अब तक मोशन में पढ़ चुके हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर बाय रेडियस। अगर मैं कहूँ ओमेगा की बात करूँ, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, और अल्फा की बात करूँ इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, या ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई, इसको चेन रूल भी लगा सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा, यहाँ पर चेन रूल लगा सकते हैं। तो ये हम ये भी यूज करते हैं। अगर अल्फा कांस्टेंट हो, तो हम तीनों इक्वेशंस यूज कर सकते हैं। इफ अल्फा कांस्टेंट है तो हम तीन इक्वेशंस यूज कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा
टी स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, और तीसरी इक्वेशन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। इस तरह से 3 इक्वेशंस डेल्टा टी है। ये इक्वेशंस हम यूज़ कर सकते हैं अगर अल्फा कांस्टेंट है। तो सारी चीज़ें हम सर्कुलर मोशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये नोट करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इन प्योर ट्रांसलेशन। प्योर ट्रांसलेशन में अगर बॉडी है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो जैसे लाइक एक बॉडी है और प्योर ट्रांसलेशन में इस तरह से जा रही है, तो इसके हर पार्टिकल का वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जैसे इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी v है, तो इस पॉइंट की भी v होगी, इस हर पॉइंट की v वेलोसिटी होगी, इस पॉइंट की भी v वेलोसिटी होगी, सेम वेलोसिटी होगी। हर पॉइंट की सेंटर ऑफ मास की भी कितनी होगी, v ही होगी। हर पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट एट दैट इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ कि इस पार्टिकल इसका बॉडी का मास m है, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर। वी कितना, सेंटर ऑफ मास की। ये काइनेटिक एनर्जी हम पढ़ चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसके हर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, v ही है, तो हमारे पास हर पार्टिकल की स्पीड सेम है। इसके अगर मैं छोटा सा पार्टिकल इसमें लूँ, लाइक इसमें से मैंने एक छोटा सा पार्टिकल लिया, तो इसकी वेलोसिटी जैसे जिसका मास कितना है dm है, उसकी वेलोसिटी v है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जैसे dke, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी dke, स्मॉल पार्टिकल की वेलोसिटी हाफ dm इंटू वी स्क्वायर। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ, dke इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ हाफ dm इंटू वी स्क्वायर। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर वेलोसिटी v है और वो फिक्स्ड है कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है, तो हाफ वी स्क्वायर बाहर आया, dm का इंटीग्रेशन कितना हो गया, m हो गया, हाफ वी स्क्वायर इंटू ये पूरी बॉडी का, क्योंकि पूरी बॉडी के हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है, इसलिए हम किसको इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ m इंटू वी स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m वी स्क्वायर। तो प्योर ट्रांसलेशन हम लिखते ही है हाफ m वी स्क्वायर, कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये नोट करेंगे। इसके बाद हम प्योर रोटेशनल में अगर बॉडी है तो उसका कैसे काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं वो देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। अब रोटेटिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी किस तरह से निकाल सकते हैं, जैसे एक बॉडी है रोटेट कर रही है इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस दिख रहा है आपको, ये इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो हर पार्टिकल का वेलोसिटी अलग अलग होगा हर पार्टिकल का, क्योंकि हमें पता है v इक्वल टू ओमेगा आर। अगर ओमेगा हर पार्टिकल का सेम है, अगर ये r डिस्टेंस है, r1 डिस्टेंस, और ये दूसरा पार्टिकल है r2 डिस्टेंस पे, ये p पार्टिकल है, ये q पार्टिकल है, तो v इक्वल टू ओमेगा आर, तो r अलग अलग है तो वेलोसिटी ओमेगा सेम है, तो हमारे पास अगर मैं कहूँगा v1 इज इक्वल टू ओमेगा r1, v2 इज इक्वल टू ओमेगा r2, तो v1 और v2 अलग अलग है, तो हर पार्टिकल की स्पीड अलग अलग होने की वजह से हम इसकी काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्योंकि v सबका सेम नहीं है। तो वही चीज़ लिखी हुई है, द रोटेटिंग ब्लेड ऑफ अ फैन, जैसे एक फैन है उसकी रोटेटिंग ब्लेड है सम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसके पास कुछ वेलोसिटी है, उसकी वजह से हर पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी होगा, उसको हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। द रोटेटिंग ब्लेड ऑफ अ फैन हैज सम काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड डायरेक्टली एज हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इस तरह से नहीं लिख सकते, सिंस ऑल द पार्टिकल्स डू नॉट हैव सेम स्पीड। हर पार्टिकल की स्पीड सेम नहीं है, इसके हर एक पार्टिकल की स्पीड अलग अलग है, इसकी वजह से हम इसको हाफ एम वी स्क्वायर नहीं लिख सकते। इसको
तो इसको किस तरह से हम, अगर हम इसको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हम किस तरह से निकालेंगे, तो हम एक छोटा सा पार्टिकल लेंगे और उसको इंटीग्रेट करके हम निकालेंगे, तो वो ये नोट करेंगे, उसके बाद हम निकालते हैं। तो हम मानते हैं कि एक बॉडी है जिसका पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कितना ओमेगा ओमेगा है। अगर इसका अल्फा, अगर अल्फा 0 रहेगा तो ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, अगर अल्फा कांस्टेंट है तो ओमेगा वेरी करता रहेगा। अल्फा और ओमेगा हम सारा चीज़ सर्कुलर मोशन में हम पढ़ चुके हैं किस तरह से। तो मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हर पार्टिकल का ओमेगा कितना है, ओमेगा है। तो अगर मैंने एक पार्टिकल ले लिया, लेट से एक छोटा सा पार्टिकल जिसका मास dm है और इसकी एक्सिस से वो कितनी डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे है और वो घूम रहा है, तो वो सर्कुलर मोशन में इस तरह से घूमेगा। ये सर्कुलर पाथ होगा उसका, ये बॉडी इस तरह से घूम रही है, आप फील कर सकते हैं। तो इसका ये dm पार्टिकल है और इससे कितनी डिस्टेंस पे, इसके सेंटर ऑफ रोटेशन से कितनी डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी डिस्टेंस पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है। तो इसका काइनेटिक एनर्जी, लेट से इसकी काइनेटिक एनर्जी, तो d काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v होगी, हाफ dm इंटू वी स्क्वायर। तो ये किसी भी पर्टिकुलर की काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम वी स्क्वायर, तो डीएम पार्टिकल की वेलोसिटी v है, तो हाफ dm इंटू वी स्क्वायर। हमें पता है इसका v किस तरह से निकाल सकते हैं, v इजिकल टू ओमेगा आर, v इजिकल टू ओमेगा आर। तो ओमेगा फिक्स्ड है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में, तो ओमेगा और v में क्या रिलेशन है, v इजिकल टू ओमेगा आर। इसकी डिस्टेंस कितनी है, r है। तो हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं dm इंटू वी स्क्वायर को ओमेगा आर का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया हाफ ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू dm, ये डी के ई हो गया। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, डी के ई इज इक्वल टू इंटीग्रेट हाफ ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर dm। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में ओमेगा फिक्स हो गया, तो हमारे पास ओमेगा कांस्टेंट हो गया, हाफ ओमेगा स्क्वायर और ये आर। आर हर पार्टिकल का आर अलग है, कुछ पार्टिकल का सेम होगा उस पर्टिकुलर सर्कल के, लेकिन हर एक पार्टिकल का आर अलग अलग है। और तो हम इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर इंटू dm। तो ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी हुई, एनर्जी की हाफ ओमेगा स्क्वायर और ये चीज आई आर स्क्वायर dm। ये एक पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस पर्टिकुलर चीज को हम इसको लिखते हैं हाफ ओमेगा स्क्वायर इंटू आई। आई क्या है, यहाँ पर आई है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर dm। तो ये आर स्क्वायर dm क्या है, उसको आई से रिप्रेजेंट कर दिया, और आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी, इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ऑफ दिस बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो उस पर्टिकुलर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये चीज नोट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हाफ ओमेगा स्क्वायर आई, यहाँ पर आई क्या है, आर स्क्वायर इंटू डी एम, और इसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ, मैं वापस लिख रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिजिड बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, तो हम यहाँ काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे हाफ, आई को आगे ले लिया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर
तो ये सिमिलर, ये इट इज एनालोगस टू हाफ एम वी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, ये हाफ एम वी, इट इज एनालोगस टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो दिस काइनेटिक एनर्जी, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज एनालोगस टू कितना, हाफ एम की जगह आई, वी की जगह ओमेगा, हाफ एम वी स्क्वायर की जगह हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो दिस फॉर्मूला is analogous to half mv square in pure translation motion। प्योर ट्रांसलेशन मोशन में जो हाफ एम वी स्क्वायर होता है उसके एनालोगस है ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये नोट करेंगे फिर आगे बताता हूँ। काइनेटिक एनर्जी का हम ट्रांसलेशन में फॉर्मूला यूज करते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, और रोटेशन में हम हाफ आई ओमेगा स्क्वायर करते हैं। तो आई, तो एम की जगह जो प्योर ट्रांसलेशन मोशन में एम यूज हो रहा था उसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, आई से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, और वी को हम रिप्लेस करते ही है ओमेगा से। तो हम तो सारे के सारे फॉर्मूले जो डिस्प्लेसमेंट रिप्लेस होता था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, वेलोसिटी रिप्लेस होती थी एंगुलर वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन रिप्लेस होता था एंगुलर एक्सेलरेशन से, अल्फा से। सिमिलरली मास किससे रिप्लेस होगा, आई से। तो हमारे पास so I is analogous to the mass m and omega is the analogous to v in the pure translation motion. I plays the same role in rotational motion as the mass plays in pure translational motion. तो mass का जो रोल दिखता है, mass क्या होता है, mass is inertia to the motion। जैसे pure translation motion जिसका बॉडी का मास ज्यादा है उसको उस वहां से हिलाना बहुत मुश्किल होगा एज कंपेरिजन टू द जिसका कम मास हो। अगर एक बॉडी का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। इसी तरह से अगर मैं कहूँगा तो ये इसका क्या रोल है, मास जिसका ज्यादा हो उसको वहां से अगर हमें ट्रांसलेट करना हो तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो इट इज इनर्शिया टू द मोशन, मास प्ले करता है रोल। वैसे ही अगर किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो तो उसको रोटेट करना मुश्किल होगा। तो सेम वही फिनोमेनन है। तो लिखेंगे इन अदर वर्ड्स द इनर्शिया टू द ट्रांसलेशन मोशन इज ड्यू टू द मास। Similarly, the inertia of rotational motion is due to the I. I क्या है, moment of inertia। तो ये नोट करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस तरह से मैंने बताया आपको, जैसे कि कोई हैवी मास है, जैसे ट्रक है और ट्रक सड़क पे खड़ा है और एक साइकिल सड़क पे खड़ी है, तो किसको धक्का लगाएंगे तो आसानी से मूव कर जाएगा। ऑब्वियसली साइकिल को धक्का लगाने से आसानी से मूव कर जाता है क्योंकि उसका इनर्शिया कम है, उसका मास कम है। तो मास इज द प्रॉपर्टी विच डिफाइंस द इनर्शिया। उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट ज़्यादा था, जिसका मास ज़्यादा था, जिसका मास ज़्यादा था उसको वहाँ से हिलाना मुश्किल हो जाएगा। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं एक ट्रक आ रही है और एक साइकिल आ रही है, सेम स्पीड के साथ में आ रहे हैं, तो किसको रोकना आसान होगा, साइकिल को रोकना आसान होगा इज कंपेरिजन टू ट्रक, क्योंकि ट्रक का इनर्शिया ऑफ मोशन ज़्यादा है क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, सेम स्पीड से आ रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर रोटेशन में है। अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट ज़्यादा है तो उसको, अगर रेस्ट पर चीज़ चल रही है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो इसका मतलब है उस एक्सिस के अबाउट उसको रोटेट करना मुश्किल होगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी फॉलो होती है। इट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ रिजिड बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस चेंज इन इट्स रोटेशनल मोशन। अगर हम कह रहे हैं कि अगर रेस्ट पे है तो वो अपोज करता है इसको, उसके मोशन को, रोटेशन अगर हम कराते हैं तो उसको अपोज करता है। या फिर हम कह रहे हैं ऑलरेडी वो रोटेशन में है, उसको रोकने को वो अपोज करेगा कि रुकेगा नहीं, वो उसी पोजीशन में, उसी रोटेशन, उसी ओमेगा के साथ घूमता रहना
चाहता है। तो यही प्रॉपर्टी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस इज ऑलवेज टेकन विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट लिया जाता है। अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करूँ तो उस पर्टिकुलर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो सकता है। तो डिपेंड करता है किस पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। लेकिन मास किसी पे डिपेंड नहीं करता। मास किसी पर्टिकुलर बॉडी का फिक्स्ड रहता है अनटिल एंड अनलेस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हम यूज़ करके उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा दे दी जाए, तो वो एक एक्सेप्शनल केस है जिसका अगर बॉडी का अगर हम वेलोसिटी ऑफ लाइट की बराबर अगर किसी बॉडी को किसी मास को अगर हम स्पीड दे दें तो उसका मास चेंज हो सकता है। लेकिन वो हम यहाँ पर डील नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल मैकेनिक्स के साथ डील कर रहे हैं कि अगर किसी बॉडी को कुछ भी स्पीड दे दो, एक नॉमिनल स्पीड दे दो, तो उसका मास चेंज नहीं करेगा। तो मास ना तो डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है। दिस इज ऑलवेज टेकन विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन को डिफाइन करेंगे, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। हर एक अगर अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर दूसरी एक बार में किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट उसको रोटेट कर रहे हैं, दूसरी बार में किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट उसको रोटेट कर रहे हैं, तो हर एक एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग हो सकता है। दिस प्लेज सेम रोल इन द रोटेशनल मोशन एज मास प्लेज इन ट्रांसलेशनल मोशन। ये हमें पता ही है, अभी पता चल गया है। मास का क्या रोल था, वो यहाँ पर वो मास का रोल था जो ट्रांसलेशनल मोशन में, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का किसमें है, रोटेशनल मोशन में। मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी रेफरेंस एक्सिस चूजन। तो मास उस पर्टिकुलर बॉडी का प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है, उसका साइज कैसा उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द मास एज वेल एज इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसका पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कितना एक कुछ मासेस पड़े हैं और कितना दूर पड़ा है मास। जैसे वो हमने लिखा था आई क्या था, I इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी एम। तो मास पे भी डिपेंड कर रहा है और आर स्क्वायर, आर मतलब उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड करता है, साइज पे, मास पे मतलब डेंसिटी पे डिपेंड करता है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है उस पर भी डिपेंड करता है। तो नोट करेंगे इसको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, शेप ऑफ द बॉडी पे, साइज ऑफ द बॉडी पे, और डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी। मास पे डिपेंड करता है। तो मास केवल इन दोनों पे डिपेंड करती है, डेंसिटी पे डिपेंड करती है और उसका साइज कैसा है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। ये दिमाग में हमें रखना है, तो नोट करिए। हम पढ़ते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास। पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालता है। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन हमारे पास आई है, वो आर स्क्वायर इंटू डी एम, ये जनरल डेफिनेशन है। जब कंटिन्यूस बॉडी सिस्टम बहुत कंटिन्यूस, जैसे स्फीयर, डिस्क वगैरह, डिस्क रिंग और बहुत सर्कुलर आर्क, सिलेंडर वगैरह, इस तरह का बॉडीज का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, तब हमारे पास ये जनरल फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अभी पॉइंट मास है, उसका अगर किसी पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जैसे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस है, इसके अबाउट ये पॉइंट है जिसका मास m है, इससे इस एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, इस एक्सिस के अबाउट ये मोमेंट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I इज इक्वल टू, इसकी डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर इंटू डी एम। आर इसका फिक्स्ड है यहाँ से, तो एक ही पॉइंट मास है, तो ये आर स्क्वायर बाहर ले लिया, और डी एम का इंटीग्रेशन हमारे पास कितना आ गया, m आ गया, ये आर स्क्वायर इंटू एम, इसका मास आ गया, तो एम आर स्क्वायर। तो एम आर स्क्वायर उसका क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। अगर एक पॉइंट मास है, उसका अगर डिस्टेंस एक एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना r है और मास m है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम आर स्क्वायर। सिंपल एज दिस, एम आर स्क्वायर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। सीधी पॉइंट मास के बारे में बात कर रहे हैं, कंटिन्यूस बॉडी के बाद में बात करेंगे।
तो हमें पॉइंट मास का अगर हम बात करेंगे तो एम आर स्क्वायर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। इसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो ये नोट करेंगे। हम क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं इसी बेस्ड। तो दो पार्टिकल है, एक 2 kg का, एक 3 kg का। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 मीटर है, और ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे 1 मीटर है। तो दो ही पार्टिकल है, तो हमें बताना है द फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट द एक्सिस ए डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। बी बी डैश यहाँ से पास कर रही है, सी डैश, ये सी डैश यहाँ के इसके सेंटर से, दोनों के सेंटर से पास कर रही है, डी डैश यहाँ से पास कर रही है, और ई डैश यहाँ से पास कर रही है। तो इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक्सिस के अबाउट हमें बताना है। तो क्वेश्चन को नोट करेंगे। क्वेश्चन नोट करने के बाद हम निकालते, ये 1 मीटर दे रखा है, ये 4 मीटर दे रखा है, सिंपल। ए पार्ट निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए डैश। तो आई अबाउट, इसको इस तरह से लिखने का तरीका है, इस एक्सिस के अबाउट ए डैश के अबाउट है, तो आई अबाउट ए डैश। तो इस तरह से हम लिखेंगे आई अबाउट ए डैश। तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द ए डैश एक्सिस, ए और ए डैश एक्सिस। तो ये वाले एक्सिस के अबाउट निकलना है। तो हमें पता है एम आर स्क्वायर, एम कितना है, 2 kg का, 2 इंटू आर स्क्वायर। इससे डिस्टेंस कितनी है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 3 kg एम इंटू आर स्क्वायर, एम इंटू आर स्क्वायर। आर कितनी है, इससे डिस्टेंस कितनी है, 1 है और ये 4 है, तो कितनी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, 5। तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी होगी, 5 इंटू 5 स्क्वायर। तो हमारे पास कितना होगा, 2 प्लस ये 25 इंटू 3 75, तो हमारे पास 77। यूनिट क्या है, एम इंटू आर स्क्वायर मतलब kg इंटू मीटर स्क्वायर। तो यूनिट डायमेंशन हम निकाल सकते हैं, और स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ये वहाँ पर लिख चलेंगे, स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट है इसकी kg इंटू मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन भी निकाल सकते हैं ml इंटू एल स्क्वायर। ओके, अब बी पार्ट है, आई अबाउट बी डैश, बी डैश के अबाउट। तो बी डैश के अबाउट ये बी डैश है, तो इसका ये पॉइंट इसी एक्सिस पे है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है इससे, तो 0 डिस्टेंस है। तो हमारे पास 2 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 कितना दूर है इस एक्सिस से, बी डैश से 3 कितना दूर है, 4 मीटर पे है, तो 3 इंटू 4 स्क्वायर। तो हमारे पास कितना, 0 इंटू ये 16 48 kg इंटू मीटर स्क्वायर हो गया हमारे पास। सिमिलरली सी आई अबाउट सी डैश, सी डैश के अबाउट, तो सी डैश यहाँ के सेंटर पे है, और ये से डिस्टेंस कितना 2 है, और ये भी कितना 2 है, ये डिस्टेंस कितना हो गया 2 है, और ये डिस्टेंस भी कितना हो गया 2 हो गया। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर। तो हमारे पास कितना हो गया 4, ये हो गया 4, ये 4 इंटू 2 8 प्लस ये 4 24 12, हमारे पास 20 हो गया। ओके, kg पर मीटर स्क्वायर। डी पार्ट है आई अबाउट डी डी डैश। तो डी डी डैश ये है, तो डी डी डैश 3 kg से पास कर रहा है, मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट 0 होगा। तो हमारे पास यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, 4 मीटर है, 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 3 कितना है, 3 की कितनी डिस्टेंस है, 0 है, 3 इंटू 0 स्क्वायर। तो हमारे पास कितना हो गया 16 इंटू 30 kg इंटू मीटर स्क्वायर। ओके, और फाइनली ई के अबाउट आई अबाउट ई डैश, ई डैश के अबाउट, ई डैश क्या है, यहाँ से पास कर रही है, दोनों पॉइंट से पास कर रही है, तो दोनों का डिस्टेंस यहाँ से कितना है, 0 है। तो 2 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 स्क्वायर, तो हमारे पास कितना आ गया 0, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया 0। तो नोट करेंगे ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट द एक्सिस। तो ये 3 पार्टिकल का सिस्टम है जो एक्सिस जो वर्टाइसिस ऑफ द क्या कहते हैं इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसिस पे 3 पार्टिकल्स रखे हैं, तीनों का मास सेम है, साइड कितनी है ए है। तो किस एक्सिस अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू ए बी के परपेंडिकुलर है एंड पासेस थ्रू द सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड से पास कर रही है और ए बी के परपेंडिकुलर, उस एक्सिस के अबाउट बताना है। उसके बाद बी पार्ट है पासिंग थ्रू साइड ए सी, तो ए सी साइड से पास कर रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। और इसके बाद पासिंग थ्रू सेंट्रोइड, सेंट्रोइड से पास कर रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एबीसी, इस प्लेन ऑफ एबीसी के परपेंडिकुलर है और इस एक्सिस के अबाउट हमें बताना है जो इसके सेंट्रोइड से जा रही है। तो ये क्वेश्चन नोट करेंगे। पहला सॉल्यूशन करते हैं, ये पार्ट है। तो एक्सिस कहाँ से जा रही है, एक्सिस ए बी से जा रही है, ए बी से परपेंडिकुलर और इसके सेंट्रोइड से जा रही है। तो हमारी एक्सिस ये होगी। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, ये सेंट्रोइड से जा रही है। तो इस एक्सिस के अबाउट ये कितना हो गया, ये डिस्टेंस ये एक्सिस से ही पास कर रहा है, ये पॉइंट मास एक्सिस से ही पास कर रहे हैं। और ये डिस्टेंस कितनी होगी, a/2 होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2, ये a/2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पार्टिकल का कितना हो गया, इसको मान लेते हैं, इसको हमने बोल दिया एक्स डैश, या इसको PQ एक्सिस बोल दिया, PP डैश एक्सिस बोल दिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट PP डैश एक्सिस इज इक्वल टू, इसका खुद का कितना है 0, क्योंकि सेंटर से पास कर रहा है, प्लस इसका कितना ये इस एक्सिस से कितनी डिस्टेंस a/2, तो m इंटू आर स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर, प्लस इसके कितना है, ये भी डिस्टेंस कितना है a/2 पे है, m इंटू a/2 का स्क्वायर। तो हमारे पास कितना हो गया 2 टाइम्स m इंटू a/2 का स्क्वायर हो गया। तो m स्क्वायर बाई 2 आंसर आ गया। सिमिलरली बी पार्ट बोल रहा है AC से पास करें, ये एक्सिस ये वाली जो AC से पास करें, यहाँ पर पार्टिकल है m, यहाँ पर पार्टिकल m है, और ये एक्सिस है जो AC से पास करे। तो इसको मान लेते हैं QQ डैश बोल देते हैं। तो I अबाउट QQ डैश, तो यहाँ पार्टिकल है, यहाँ पार्टिकल है, यहाँ पर पार्टिकल, यहाँ पर ये एक्सिस से पास कर रहा है। तो इसका पार्टिकल जो पॉइंट एक्सिस पे ही हो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होता है। तो इसका 0 हो गया, इसका 0 हो गया, 0 प्लस ये वाली डिस्टेंस, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पार्टिकल की, लेट से इसकी ये डिस्टेंस को हमने बोल दिया लेट h बोल दिया, h हम निकाल सकते हैं। तो m इंटू एच स्क्वायर, ठीक है, हमारे पास कितना आएगा m h स्क्वायर। और h किस तरह से निकाल सकते हैं, h हम ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस कितनी होती है हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ये डिस्टेंस, ये अगर a है और ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो ये कितना है, ये 30 डिग्री है, तो a cos 30 डिग्री, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, a cos 30 डिग्री। तो सिमिलरली ये डिस्टेंस a cos 30 डिग्री होगी, तो a cos 30 डिग्री √3/2, a √3/2 हो गया। तो h कितना a √3/2 का स्क्वायर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3m²/4, 3m²/4 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट QQ डैश एक्सिस के अबाउट हो गया। ये नोट करेंगे, सी पार्ट इसके बाद करते हैं, नोट करेंगे इसको। इसका सी का सॉल्यूशन करते हैं। सी बोला है इस प्लेन, इस सेंट्रोइड से पास करें और इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस हो। तो ये एक्सिस, ये वाले एक्सिस है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंट्रोइड से पास करती है। इसको हमने इस तरह से बता दिया, ये एक्सिस कौन सी है, बाहर की तरफ निकल रही है। तो ये बोर्ड का प्लेन है, एबीसी का प्लेन कौन सा हो गया, बोर्ड का प्लेन हो गया
और उसको हमने बोल दिया लेट से उसको जेड जेड एक्सिस बोल दिया, तो ए अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड जेड एक्सिस। तो ये डिस्टेंस, इसकी ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसकी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर है। इसको मान लेते हैं डी है, तो ये भी डी है और ये भी डी है। तो हमारे पास इस एक्सिस ये रही बाहर निकल रही है, ये वाली एक्सिस से बाहर निकल रही है, तो इससे कितनी डिस्टेंस है डी है, ये भी डी है, ये भी डी है। तो एम इंटू डी स्क्वायर प्लस एम इंटू डी स्क्वायर प्लस एम इंटू डी स्क्वायर, तो कितना हो गया 3m इंटू डी स्क्वायर। डी कितना निकालना है, ये डी है, तो ये 2:1 रेशियो में डिवाइड करती है। अभी हमने देखा था ये अगर a है ये 30 डिग्री, तो ये a cos 30 डिग्री हो गया हमारे पास, a cos 30 डिग्री a√3/2 हो गया, और ये 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है सेंट्रोइड इसको। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये 2/3 ऑफ a√3/2 हो गया। तो हमारे पास कितना हो गया a√3/3 मतलब a/√3। तो ये डायरेक्ट याद रखेंगे a/√3 होता है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3m इंटू a/√3 का स्क्वायर। तो कितना हो गया 3 से 3 कट गया, हमारे पास स्क्वायर हो गया, तो ये हमारे पास ma स्क्वायर आ गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये नोट करेंगे, तो इस तरह से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आता है, जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आता है उस एक्सिस के अबाउट उसको रोटेट करना आसान रहता है। तो ये ध्यान रखेंगे, जिस एक्सिस के अबाउट किसी पर्टिकुलर सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आए उसके अबाउट उसको रोटेट करना आसान रहता है। नोट करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं और इजी भी है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द एक्सिस। ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है और यहाँ पर मास m है, 2m है, 3m है और 4m है, सब की साइड a है, ठीक है। तो हमारा किसके एक्सिस के अबाउट निकलना है, तो एक्सिस पासिंग थ्रू ए बी से जो एक्सिस पास कर रही है इस एक्सिस के अबाउट, फिर बी सी के अबाउट, फिर सी डी के अबाउट निकालना है, फिर डी ए के अबाउट भी निकालना है, फिर ए सी मतलब इस डायगोनल के अबाउट निकालना, फिर बी डी डायगोनल के अबाउट निकालना, फिर पास इस एक्सिस पासिंग थ्रू ज्योमेट्रिकल सेंटर, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर, सेंटर पास नहीं, ज्योमेट्रिकल सेंटर, सेंटर पास तो कहीं और आएगा, उसके अबाउट भी पूछ सकता है, तो वो भी निकाल सकते हैं। और ज्योमेट्रिकल सेंटर से एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन वहाँ से कितना डिस्टेंस होगा, तो वो सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो निकालेंगे। इस प्लेन के परपेंडिकुलर और ये ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब ये जो O है यहाँ से जाएगा उस एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है। तो ये नोट करेंगे क्वेश्चन, फिर करते हैं। इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो ए बी के अबाउट ये एक्सिस है, तो आई अबाउट ए बी एक्सिस पासिंग थ्रू ए बी, तो ए बी से तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, इन दोनों का 0 0 होगा, 0 + 0। इसका ये डिस्टेंस कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस a है, तो 3m इंटू ए स्क्वायर प्लस 4m का भी कितना डिस्टेंस है a है, तो 4m इंटू ए स्क्वायर, तो कितना हो गया 7m a स्क्वायर। सिमिलरली b करेंगे BC के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट 3m और 2m का 0 हो गया, तो 3m का 0 आई अबाउट BC, 3m का 0, 2m का 0, इसका ये 4m का डिस्टेंस कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस a है, तो 4m इंटू ए स्क्वायर, और m वाला जो a पे है उसकी डिस्टेंस कितनी है a है, तो m इंटू ए स्क्वायर, तो हमारे पास कितना हो गया 5m स्क्वायर। सिमिलरली सी पार्ट करेंगे, आई अबाउट सी डी के अबाउट निकालेंगे, तो 3m और 4m का कितना हो जाएगा 0, 3m और 4m का कितना हो गया 0, तो इसका 0 + 0
प्लस इसकी 2m और m की डिस्टेंस कितनी a है, इसकी भी a है, तो 2m इंटू ए स्क्वायर प्लस m इंटू ए स्क्वायर, तो हमारे पास कितना 3m ए स्क्वायर। डी पार्ट है आई अबाउट डी ए निकालना है, तो m और 4m का 0 हो गया, और इन दोनों 3m और 2m की परपेंडिकुलर डिस्टेंस a है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस a होने की वजह से 2m इंटू ए स्क्वायर प्लस 3m इंटू ए स्क्वायर, तो कितना हो गया 5m ए स्क्वायर हो गया। इसके आगे के पार्ट करते हैं, तो ये नोट करेंगे। ई पार्ट करते हैं, एसी एक्सिस के अबाउट निकालते हैं, आई अबाउट एसी एक्सिस जो डायगोनल के अबाउट, एम और 3m का तो 0 हो जाएगा, m और 3m का 0 हो जाएगा, और ये बी पे जो 2m है वो डिस्टेंस लेट से ये b है, ये डिस्टेंस कितनी है b है, और ये भी डिस्टेंस कितनी है b है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2m इंटू डी स्क्वायर प्लस 4m इंटू डी स्क्वायर, तो कितना हो गया 6m डी स्क्वायर। डी कितना है, ये अगर a है, ये a है, तो ये कितना √2a हो गया, तो ये √2a हो गया, √2a का आधा। d कितना है √2a का आधा का स्क्वायर, तो 6m a बाई √2 का स्क्वायर, तो हमारे पास कितना आ गया, तो ये a बाई √2, डी डिस्टेंस कितनी है a बाई √2, ये सारी डिस्टेंस कितनी छोटी छोटी a बाई √2 है, तो ये आ गया हमारे पास 3m ए स्क्वायर। सिमिलरली इसका एफ पार्ट करते हैं, किस एक्सिस के अबाउट निकालना है, अब की बार हमारे पास बीडी एक्सिस के अबाउट निकालना है, बीडी एक्सिस के अबाउट, किस एक्सिस के अबाउट निकालना है, आई अबाउट बीडी एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो 2m और 4m का तो 0 हो गया, और 3m और m का बचा, 3m इंटू डी स्क्वायर प्लस m इंटू डी स्क्वायर, ये भी डिस्टेंस कितनी है b है, ये भी डिस्टेंस b है, हमारे पास कितना आ गया 4m इंटू डी स्क्वायर, डी कितना 4m, d है a बाई √2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 2m ए। तो ई और एफ पार्ट आ गया, लास्ट पार्ट बचा है तो इसको नोट करेंगे। लास्ट पार्ट जी, वो इससे सेंटर से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर है, सेंटर से पास कर रहा है, परपेंडिकुलर तो प्लेन है, तो इस तरह से कुछ चीज है, एक्सिस क्या है, ये ओ से पास कर रही है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ये m है, 2m 3m और ये 4m, तो हर एक का डिस्टेंस इस एक्सिस से कितना है d है, d के बराबर है, हर एक का डिस्टेंस d के बराबर है, तो आई अबाउट जो एक्सिस उसको z डैश बोल देता हूँ, z डैश उसके सेंटर से पास कर रहा है, तो ये m इंटू डी स्क्वायर, 2m इंटू डी स्क्वायर, m इंटू डी स्क्वायर प्लस 2m इंटू डी स्क्वायर प्लस 3m इंटू डी स्क्वायर प्लस 4m इंटू डी स्क्वायर, हमारे पास कितना हो गया m 1 2 3 3 3 6 10 m डी स्क्वायर हो गया, 10m डी कितना a बाई √2 का स्क्वायर, तो कितना गया 5m ए स्क्वायर आ गया हमारा आंसर, ये आंसर आ गया 5m ए स्क्वायर, तो ये नोट करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ द
सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ मास स्मॉल एम एंड कैपिटल एम सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस एल। दो पार्टिकल्स है, एक मास स्मॉल एम है, एक कैपिटल एम है, दोनों के बीच की डिस्टेंस एल है। उन दोनों सिस्टम का उसके सेंटर ऑफ मास कहीं आएगा, यहाँ पे लेट से यहाँ पे आया, सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एक्सिस पास कर रही है और परपेंडिकुलर टू द, और एक्सिस शुड बी परपेंडिकुलर, ये एक्सिस है, इस एक्सिस की बात कर रही है, इस एक्सिस के अबाउट ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। सेंटर ऑफ मास एक्सिस इज, लिखिए एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन joining the particles। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूरा हो गया। तो हमारे पास इस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सेंटर ऑफ मास से पास करिए और परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। तो ये m है और ये कैपिटल M है, ये सेंटर ऑफ मास है, इस एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है। तो ये डिस्टेंस लेट से r1 है और ये डिस्टेंस r2 है। तो r1 और r2 हमें निकालना आता है। अगर लेट से अगर ये डिस्टेंस r होती है, r1 हम निकाल सकते हैं, r1 और r2 का रेशियो, जिसका मास ज्यादा होगा उसका उससे डिस्टेंस कम होगा सेंटर ऑफ मास का। तो r1:r2 का रेशियो m2:m1 के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें पता है r1 = m2 / m1 + m2 × r, और सिमिलरली r2 = m1 / m1 + m2 × टोटल r। यहाँ से ये अगर r1 बोला है तो इसके अलावा दूसरा कौन सा है, m2 मतलब m, कैपिटल M डिवाइडेड बाय m + कैपिटल M इंटू r कितना है, l के बराबर। और सिमिलरली ये r2 कितना है, r2 स्मॉल m डिवाइड बाय m + कैपिटल M। सेंटर ऑफ मास में हमने सीखा था, सेंटर ऑफ मास जब पढ़ा था। तो ये r1 और r2 आ गया। तो अब हमारे पास सिंपल सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो क्वेश्चन नोट करेंगे, आगे सॉल्यूशन करते हैं। अब हम निकाल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई किसके अबाउट, इस एक्सिस को अबाउट, इसको एक्सिस को हमने बोल दिया PP डैश। आई अबाउट PP डैश = ये स्मॉल m की डिस्टेंस कितनी थी, r1 थी। तो स्मॉल m × r1² प्लस कैपिटल M × r2²। तो हमारे पास ये लिखा हुआ है m × r1², r1 कितना है, कैपिटल M डिवाइड बाय m प्लस कैपिटल M × L इसका स्क्वायर प्लस कैपिटल स्मॉल m L डिवाइड बाय m प्लस L का स्क्वायर। इस तरह से हम निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये m² L² डिवाइड बाय m प्लस कैपिटल M का स्क्वायर प्लस, तो कॉमन ले लेते हैं हम, तो जो चीज़ें कॉमन आ रही है, L² डिवाइड बाय m प्लस m का होल स्क्वायर कॉमन आएगा। तो हमारे पास बच जाएगा mm² प्लस m स्मॉल m²। यहाँ से mm कॉमन ले लेंगे, mm L² यहाँ बच जाएगा m प्लस स्मॉल m, और यहाँ m प्लस स्मॉल m का स्क्वायर। तो एक स्क्वायर से कट जाएगा, एक स्क्वायर से ये कट गया, हमारे पास बच गया mm डिवाइड बाय m प्लस m इंटू L²। तो ये नोट करेंगे।